नमस्कार। संविधान के जनक स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि आज दिन है संविधान दिवस का। जी हाँ, कोटि कोटि कंठों से निकली एक यही स्वरधारा है, सबसे न्यारा सबसे प्यारा सुसंविधान हमारा है। समता का अधिकार दिया, ये शिक्षा का उजियारा है, नारी को सम्मान दिलाकर उज्जवल भविष्य संवारा है। अगर हम अपने संविधान को कुछ पंक्तिबद्ध कर सकें, कुछ शब्दों में बटोर के संजो के आपके सामने रखना चाहें, तो शायद ये पंक्तियाँ बहुत अच्छा अर्थ रखती हैं। अपनी गरिमा और अपने अधिकारों की, अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है ये संविधान हमें हर वर्ष। और आज भी हम एक खास लक्ष्य के साथ, एक खास विषय के साथ इसी संविधान पर बातचीत करने वाले हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज के इस बातचीत के दौर में हमारे साथ हमारे मेहमान बन के जो यहाँ उपस्थित हैं, वे एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, रिटायर्ड मजिस्ट्रेट श्री नरेंद्र मल्होत्रा जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। आपने अपना कीमती वक्त दिया आज के इस कार्यक्रम के लिए। बहुत सी बातें करनी है सर, बहुत से सवाल हैं संविधान से जुड़े हुए आज हमारे अपने मन में भी और हमारे जानने वालों के। तो आज उन सभी सवालों के एक गुलदस्ते को सजा के मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप उसमें अपने जवाबों से खुशबू भरे, महक भरे, ताकि समझ आ सके हमारी जनता को, हमारे सुनने वालों को, कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे भारतवर्ष की। मैडम, आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर चंडीगढ़ दूरदर्शन एंड टू यू मैडम कि मुझे आपने बुलाया इस मौके पर, और इतने खूबसूरत साहित्यिक शब्दों में जो आपने इसकी भूमिका बनाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वाकई श्री भीमराव अंबेडकर जी की ये देन है। और अगर आप कहें कि सिग्निफिकेंस और आज के दिन का महत्व की बात करें, तो मुझे याद आता है द्वापर में कुरुक्षेत्र में गीता के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की हानि होती है, अन्याय बढ़ता है, तो मैं खुद को मैनिफेस्ट करता हूँ किसी न किसी रूप में। आधुनिक भारत में मैं यही प्रतिछवि श्री भीमराव अंबेडकर जी में देखता हूँ, जिन्होंने उस युग में श्री कृष्ण भगवान ने गीता दी थी, तो उन्होंने आधुनिक संविधान दिया। एंड इन द सब्सिक्वेंट डिस्कशन मैं इस संविधान को जोड़ना चाहूँगा गरीब लोगों से, असहाय लोगों से, ताकि इसका रेलेवेंस हम बता सकें। जी, आज सर शुरुआत हम यहीं से करते हैं। जी जी। कि वो तबका जो शिक्षा में कहीं पीछे रह गया, जो किसी तरह से साधनों से उतना सुलभ नहीं है, जी जी, उनको यदि संविधान की हम एक परिभाषा देना चाहें, उनको एक सांत्वना देना चाहें कि ये संविधान उनके लिए भी है और उनके लिए बहुत कुछ कर सकता है, तो सरल आसान शब्दों में हम उन्हें क्या बता सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन भी है मैडम। जो गांव की गलियों में मजदूर है जी, जो गरीब किसान है, जो बुजुर्ग है, जो असहाय महिला है, उन्होंने संविधान शब्द का मतलब ये लगा लिया कि इसका संबंध पार्लियामेंट से है, बड़े बड़े नेताओं से है, हाई कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट से है। लेकिन आज इस डिस्कशन में मैं बताना चाहूँगा कि आपका भी इन सब इंस्टीट्यूशन से उतना ही रिश्ता है जी। और आप उस गांव की गली में खड़े होकर अगर आपको कोई समस्या शिक्षा से संबंधित आ रही है, आप अगर बेरोजगार हो, काम से संबंधित आ रही है, आपके परिवार वाले या रिश्तेदार आप पे जुल्म कर रहे हैं, तो न्याय से संबंधित आ रही है, पुलिस से संबंधित आ रही है, प्रशासन से संबंधित आ रही है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आप तक पहुँचेगा कैसे? वो जो दिल्ली की पार्लियामेंट है, वो जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट है, वो आपके घर तक कैसे आएगी, ये मैं आपको समझाऊंगा कि संविधान में 1949 में संविधान दिवस वाले दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था। जी जी। और 26 जनवरी को 1950 को इसको लागू किया। उसके बाद से अब तक एक आम आदमी अनभिज्ञ सा रहता नहीं, यार इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं दो भाषाओं का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिस रीजन में बैठा हूँ
यहाँ हरियाणवी भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है और पंजाबी भी बोली जाती है। जी जी। तो मैं बताऊंगा आपको कि क्योंकि मैं एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पद पे रहा हूँ और गांव के लोगों से, गांव की गलियों से, उन महिलाओं से, उन बुजुर्गों से मेरा बहुत नाता रहा है कि कैसे उन तक ये संविधान पहुँचता है। जी, तो सर उसी के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं कि हाँ, हाँ। ऐसी कभी ज़रूरत पड़े तो किस तरह। देखिए मैडम, संविधान से ही निकली हैं 3 नवी लीगल अमेंडमेंट बिल्कुल, जो 2023 में आई और अब लागू लागू। जी इसकी खूबसूरती देखिए कि 65 साल के बुजुर्ग, 18 साल से नीचे बच्चे और महिलाओं के साथ अगर कोई अन्याय होता है जी। तो अंग्रेज़ों के टाइम में उनको थाने बुलाया जाता था। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या एसएचओ उनके बताई हुई जगह पे जाएगा। अगर वो कहते हैं भी हमारे घर ना आना, पड़ोस में बेइज्जती होती है, हम पुलिस थाने में नहीं आएंगे, उसमें हमारी बेइज्जती होती है, तो वो उसे जगह दे सकते हैं अपने वकील के चैम्बर में। जी। ये संविधान की ब्यूटी है। और सबसे बड़ी बात है ना कि जो हाई कोर्ट और जो कोर्टों के साथ लोगों का मोह भंग है, वो अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं तो आप सीजीएम के पास जाइए, जुडिशियल कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर के पास जाइए, वो आपको फ्री की कानूनी सलाह ही नहीं बल्कि फ्री का वकील भी देंगे, आपकी चवन्नी भी खर्च नहीं होगी, खर्चा सारा वो वहन करेंगे। आपने बताना है कि मेरा जो प्लॉट है उस पर कोई नजायज़ कब्जा कर रहा है जी। मेरे कोई रिश्तेदार हैं वो मुझे कमज़ोर पाके, बूढ़ा पाके मेरी वसीयत के साथ कोई दखलंदाजी करना चाहते हैं, आप वसीयत लिखना चाहते हैं तो डिप्टी कमिश्नर के पास जाइए, नहीं, उनका रिप्रेजेंटेटिव पटवारी और ग्राम सचिव गांव में बैठा है जी, आप उस तक बात पहुंचाइए। और अगर आपके परिवार में कोई मोबाइल चलाता है तो एक मैसेज कर दीजिए, उस पर एक्शन हो जाएगा। ये उस संविधान की ब्यूटी है कि इतना कि सरल, ये वहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से और पार्लियामेंट से आपकी गली और मोहल्ले तक आ रहा है। थोड़ा सा समझने का फ़र्क है, थोड़ा सा अवेयरनेस का फ़र्क है, और एक वो हिचक खोलने वाली बात है कि एक हिचक खोलने वाली बात जी। है। आप एक बार जाइए तो सही, जो वकील 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लेता है वो फ्री में आपका केस लड़ेगा। बस आपने ये बताना है कि जी मेरे पास आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसके बाद वो वकील आपका लड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर संविधान पुलिस और प्रशासनिक मुद्दे जो हैं उसमें किस तरह से, उसमें मैंने आपको बताया ना मैडम कि एक इंसान को ले लेते हैं, एक मजदूर को ले लेते हैं। मजदूर को क्या समस्या आ रही है, भाई मेरे पास कारोबार नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, या जो भत्ते मिलते हैं वो उसमें किसी तरह के हाँ जी। तो आप वहाँ ग्राम सचिव और पटवारी से बात कीजिए, वो आपको महीने भर के लिए उसी गांव में काम दे देंगे नरेगा स्कीम के तहत। वो हमारे संविधान के तहत हमारी पार्लियामेंट को अधिकार है नए कानून बनाने का, उसके तहत वो बन गया। आप बीमार हैं, दूसरी प्रॉब्लम है, गांव वाला या एक कमज़ोर आदमी महसूस करता है, 5 लाख तक का आपका जो इलाज है वो फ्री में है जी। अगर वो आयुष्मान कार्ड जिसके तहत आपका 5 लाख तक का इलाज फ्री होगा, उसको हॉस्पिटल वाले नहीं मानते, आप डिप्टी कमिश्नर से मिलिए, एसडीएम से मिलिए। ये दूसरी समस्या है आपकी। तीसरी, न्यायालय की मैंने बता दिया, फ्री आपको लीगल सर्विस मिलेगी। चौथा, पांचवा, छठा, पुलिस से आपको सहायता चाहिए, कोई एजुकेशन के फील्ड में बच्चों को दिक्कत आ रही है, जिस तरह की भी चाहिए, आपका ताल्लुक 3 इंस्टीट्यूशन से पड़ेगा। एक है डिप्टी कमिश्नर, दूसरा है पुलिस और तीसरा है कोर्ट। तीनों आपके दरवाजे पे हैं। कोर्ट का नुमाइंदा है, उसको पैरा लीगल वॉलंटियर कहते हैं। आप कह लीजिए कि कोर्ट का मित्र है जी। वो भी गांव में, एक गांव में नहीं तो 3-4 गांव के ऊपर एक है जी। उसकी आप सहायता लीजिए। और अगर आपका कोई केस चल रहा है तो घर से मोबाइल पे अब आपका एविडेंस हो जाना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी तरह की, सिर्फ अवेयरनेस और झिझक खोलने वाली बात है। और दूसरा कि आप अपने आप में सही हैं तब, यदि कमी आप में है, यदि कोई किसी तरह की गलती या आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो उसकी जानकारी भी आपको रखनी चाहिए ताकि आप इस लेवल तक पहुंचे। देखिए, आज के टाइम में आपको परिवार के साथ एक लाइजनिंग तो रखनी पड़ेगी। आधुनिक लड़के हैं या आपका बेटा है या जो भी परिवार में है जी। किसी ना किसी से तो एक अच्छी लाइजनिंग आपको रखनी पड़ेगी ताकि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो सके, क्योंकि एक उम्र आ जाती है तकरीबन 70s के आसपास, जब शरीर थोड़ा जवाब देना शुरू हो जाता है जी। ये तो आपको रखना है, बाकी छोटी मोटी गलती हुई तो वो एडमिनिस्ट्रेशन उसको करेक्ट करता है। आपको ऑनर मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। सर संविधान के प्रावधान जो हैं उनको लागू करने के लिए
कौन कौन से संस्थान हैं जो जिम्मेदार हैं? ये तीनों संस्थान तीनों संस्थान इस तरह से। बाकी सारा एडमिनिस्ट्रेशन इन तीनों के नीचे आ जाता है। ओके सर, अब ये बातें रही जानकारी की, अपने हक की जानकारी की और किस तरह से उस हक को प्राप्त किया जा सकता है उसकी। सर, इसमें हमारे समाज का, हमारे मीडिया का, इनके रोल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आप हमें बताएं। देखिए मैडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल राइट है जी। अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है तो वो मीडिया तक पहुंच सकता है। मीडिया, हर मेन स्ट्रीम चैनल और सोशल मीडिया चैनल के आजकल लिंक्स हर गांव के जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके पास भी है कि कोई वीडियो अपलोड करके उस तक कैसे पहुंचानी है। पहला चैनल आपका ये है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। जी। ये चैनल है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। इसमें मैं ऐड करूं कि एक आम आदमी जो देहात में है, जिस कैटेगरीज को मैंने बताया, जो कमज़ोर तबके से है, जो महिला है, जो 18 साल से नीचे का जो बुजुर्ग है, सरकार तक अपनी बात पहुंचा तो लेगा, मनवाएगा कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको फ्री का वकील मिलेगा, वो एक रिट पिटीशन बोलते हैं उसको। रिट पिटीशन में आप पार्टी बनाओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट को, उनका नुमाइंदा आएगा जो कि बड़ा सीनियर लेवल का एडवोकेट होता है, जिसको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। वो केंद्र से आएगा और स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आएगा डिप्टी एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। दोनों आपकी बात सुनेंगे, बीच में न्यायाधीश, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बैठेंगे। एक बिल्कुल आम आदमी जिसकी महीने की, जिसकी रोज की 300-400 की आमदनी है जी, उसकी एक पिटीशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व और स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधि ना सिर्फ आएंगे, वो बात सुनेंगे और अगर न्यायाधीश महोदय को उसकी बात ठीक लगी, उनको वो डायरेक्शन देंगे। वो अपनी बात ना सिर्फ पहुंचा सकता है, मनवाने की क्षमता रखता है। मैडम, इससे बड़ी ब्यूटी क्या होगी कि एक प्रावधान दे दिया। मोनार्की में क्या होता था, रजवाड़ों में क्या होता था, किसी की मजाल नहीं राजा के सामने चला जाए और राजा ने अगर राजा को उसकी कोई बात पसंद नहीं आई तो वो धमका देता था, उसकी हिम्मत नहीं होती थी घर से निकलने की। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको बात उसकी सुननी पड़ेगी और अगर उसकी बात में वजन नहीं है तो क्यों उसकी बात आपने रिजेक्ट की, उसके कारण देने पड़ेंगे ताकि और आगे कोर्ट में जा सके। जी। हर चीज़ डिफाइंड है मैडम, इतनी खूबसूरती से डिफाइंड है कि किसी की विम्स नहीं है कि भाई मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं, ये तो गरीब गुरबत है, ये फलानी कास्ट से बिलोंग करता है, ये तो लेडी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल क्लियरली हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, विमेन डिग्निटी विल बी मेंटेन्ड, चिल्ड्रंस विल बी गिवन प्रोटेक्शन। चिल्ड्रन को रीडिफाइन इन नई लीगल अमेंडमेंट में किया गया, बिलो 18 ईयर्स। और इनको एसएचओ बुला नहीं सकता। थाने के नाम से डर जाते थे लोग, कंप्लेंट विड्रॉ कर लेते थे। जो तगड़े लोग होते थे, जो मस्कुलर लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, वो आपको पता ही है क्या क्या होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैडम, लेडी को जो नवे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राइट दिया गया है, अगर उसकी कंप्लेंट को कोई एसएचओ रिजेक्ट करता है तो कोर्ट उसको बुलवा के पूछेगी। यूं ही नहीं कोर्ट केस बंद कर देगी, यूं ही नहीं पुलिस केस बंद कर देगी कि जी आप संतुष्ट हैं, अगर नहीं संतुष्ट तो दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, तीसरे इन्वेस्टिगेशन, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, किस तरह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये देखिए आम आदमी के पास शक्तियां कितनी हैं, सिर्फ उसने उन शक्तियों को उठाना है, सही इस्तेमाल करना। मैं तो अपना नंबर दे दूंगा, मुझसे बात कर लिया करो, मैं बैठा हूँ आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए। फिर हमारा फ़ायदा क्या हुआ अगर हम गरीब गुरबत तक ना पहुँचाएं? आप वसीयत लिखी है, वसीयत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा प्रॉपर्टी का, कोर्ट बैठी है, कोर्ट तो 2 मिनट में बुला लेगी। वो जो आपके फैमिली में सबसे मोटी मोटी बाजुओं वाला मस्कुलर आदमी है, दबंग है, उसको बुला लेगी और उसको अपने तरीके से समझाएगी, पहलवान जी बैठ जाओ, हम इस बूढ़े आदमी के पक्ष में हैं, हम इस विधवा महिला के पक्ष में हैं, हम इस गरीब युवक के पक्ष में। इससे बड़ी ब्यूटी क्या होगी मैडम कि एक गरीब और अमीर के बीच में कानूनी दायरा संविधान के रूप में रख दिया भीमराव अम्बेडकर जी ने।
सर बहुत खूबसूरती से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। एक चीज़ मैं यहाँ आपसे फिर पूछना चाहूँगी कि संविधान हमें इतनी सुविधाएं दे रहा है, संविधान को जानने समझने के लिए हमारी शिक्षा का क्या दायित्व है, शिक्षा की भूमिका क्या है? देखिए मैडम, शिक्षा को आज के अगर परिप्रेक्ष्य में लें, जी, आज शिक्षा की इम्प्लीकेशंस देखें तो मोबाइल ने शिक्षा भी घर द्वार तक पहुंचा दी है। गूगल में आप डालिए संविधान क्या है, सब कुछ आ जाएगा। जी, कोर्ट केस कैसे फाइल करें, सब कुछ आ जाता है। हाँ, ये तो बहुत मैं easy हो गया। यहाँ आम आदमी को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कंप्यूटर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो आपकी रेंज से बाहर है। हर भाषा में कंप्यूटर अवेलेबल है। आप उर्दू जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तो उसमें हिंदी में भरिए कि क्या कह रहा है, और वो बोलते हैं भाई मुझे वीडियो से सुनना है, मुझे नज़र नहीं आता, ये भी सुविधा तो वो उपलब्ध आपको है। बता देंगे। जी, और उसके बाद वो ये भी बता देंगे कि किसको कांटेक्ट करो, और जिससे कांटेक्ट करना वो आपके गांव में ही है या आसपास के गांव में है। और उनके नंबर, उनकी डिटेल्स सब वगैरह कुछ अवेलेबल है। और नहीं है तो वहाँ आप उसमें गूगल में भरो, जिस जिला है आपका, रोहतक जिला है, तो नंबर ऑफ डेप्टी कमिश्नर रोहतक, मोबाइल नंबर ऑफ डेप्टी कमिश्नर एसपी रोहतक, वो आ जाएंगे। एक मैसेज करो। अब वो जमाने गए कि वो वाइट कॉलर जॉब थी सीनियर ऑफिसर्स की, अब तो ब्लू कॉलर जॉब हो गई है सबकी। सवाल तो सर हमारे बहुत सारे हैं, पर वही है कि हर एक सवाल दूसरे के साथ बहुत Connected जुड़ा है, हुआ है। connected यहाँ पे हमने शिक्षा की भूमिका पूछी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि संविधान के प्रावधानों को मजबूत करने के लिए नागरिकों की क्या भूमिका है, जिनको ये पता है कि हमारा हक तो ये है, लेकिन संविधान के अनुरूप उसको सशक्त रखने के लिए नागरिकों को ऐसा क्या करना चाहिए? Another beautiful question, and my reply is again coming out of the Constitution. Constitution में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं। उसमें 1987 में एक कानून बनाया गया, लीगल लिटरेसी, लोक अदालतें। जी, लीगल लिटरेसी जो आपने कहा ना, लोगों को एजुकेट कैसे किया जाए, तो हर कोर्ट की तरफ से पैरा लीगल वॉलंटियर्स है जो गांव-गांव जाके मीटिंग करते हैं। यूं ही बुजुर्गों की समस्याएं पूछते हैं कि आपको क्या समस्या, उनको एजुकेट करते हैं जी, और उनको लीगल हेल्प करते हैं। उनका काम ही वही है। और टाइम टू टाइम गांव में सरपंच के थ्रू, सरपंच की सहायता से, ये सब इंस्टीट्यूशंस गांव के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, जी, उनसे प्रॉब्लम्स बाकायदा डिस्कस करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो अब तक बिल्कुल इग्नोर्ड था, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब था कि धनाढ्य और जो मस्कुलर बंदा है, जो मसल पावर रखता है, मनी पावर रखता है, उस तक सीमित है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एजुकेशनल सेमिनार्स, इंटरेक्शंस, मीटिंग्स आर ऑलवेज इन ऑपरेशन थ्रू लीगल लिटरेसी सेल्स ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सब डिविजनल लेवल कोर्ट। उसमें वकीलों की ड्यूटी लगी होती है, जज साहब खुद भी आ जाते हैं, और लोक अदालतें लगती हैं, भाई कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप क्यों वेस्ट करते हो पैसा आपस में। मतलब इतनी खूबसूरती है मैडम, इतनी खूबसूरती है संविधान में कि नवे लीगल अमेंडमेंट में एक वर्ड है प्ली बारगेन। जी, प्ली बारगेन का मतलब है कि उस पे आरोप 10 लग गए और दोनों पक्षों को जज साहब या वकील साहब सामने बिठा लेते हैं, जो भी कोर्ट से डिप्यूट होता है, उसको कोर्ट मित्र कहते हैं, जी, एमिकस क्यूरी। वो कहता है भाई अगर 10 धाराओं में से अगर आप सहमत हो कि 2 धाराएं हटा दी जाएं ताकि केस का निपटान जल्दी हो जाए, इसको प्ली बारगेन कहते हैं। अगर दोनों पक्ष मानते हैं तो रिवाइज चार्जशीट ड्राफ्ट होती है और वो 10 में से 2 घटा के 8 रखे जाते हैं। फिर अगर दोनों की सहमति बनती है कि जैसे उसके इलाज पे मान लो लाख रुपया खर्चा है, दूसरी पार्टी कहती है कि खर्चा हम देने को तैयार हैं, ये प्ली बारगेन में भी हट गया। यानी कि जो 10-10 साल केस चल रहा है वो प्ली बारगेन के माध्यम से, वो इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ मेथड से 5 धाराएं रह जाती हैं। ये भी एक प्रोविज़न है। आप टेक्निकलिटीज़ देखिए ना कि टेक्निकली कितना अच्छा हैंडल किया है इस चीज़ को, ताकि किसी तरह से जस्टिस पहुँचे। अब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और उसका भी क्या फ़ायदा कि वो 10 साल में तो बुजुर्ग ही नहीं रहा। जी, इसके लिए भी ऑल आउट एफर्ट्स आर बीइंग डन। और अब तो नए लीगल अमेंडमेंट्स में तो उन्होंने टाइम फ्रेम डिसाइड कर दिया है कि 60 दिन में तो पुलिस ने चार्जशीट फाइल करनी है, 180 दिन में कोर्ट का फैसला आना है।
इस मामले में जो ये सख्ती हुई है, हाँ, ये बहुत ये अच्छा सारा हमारा प्रयास। सब कुछ मैडम, जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, लीगल फिलोसफर्स हैं, लीगल ल्यूमिनरीज हैं, जो कानून के विद्वान हैं, जी वो हर पल बैठते हैं और आम आदमी की जो समस्याएं हैं जो मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं, हमारे पॉलिटिशियंस गांव में ट्रैवल भी करते हैं, उन तक पहुंच रही हैं, उनको बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं अक्रॉस द टेबल और फिर कानूनी जामा पहनाते हैं। जी। हमारे संविधान ने इतनी शक्तियां दी हैं उनको। ये 3 अमेंडमेंट्स जो हुई सर, इनको लेके आपकी बातचीत से तो लग रहा है कि आप बहुत सकारात्मक हैं। जो इसके और आने वाले प्रमाण हैं जो भी हमें इस तरह का, तो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में ये चीज़ें और मदद करेंगी समाज में? हाँ मैडम, बिल्कुल करेंगी। नारी का जो खोया हुआ सम्मान था वो अब वापस लौट रहा है। वो जो अबला थी वो परम सबला बनने जा रही है। और जो भारत का एक था ना, बेचारगी लिए हुए ये लोग थे, जिस वर्गों की बात आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, इनमें अब पावर आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, सेल्फ स्टीम, सेल्फ डिग्निटी, ये लोग फील करेंगे जी। क्योंकि जस्टिस तक इनकी अप्रोच होएगी। कोई ये नहीं है कि आया और पहलवान ने घुसा मारा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मीडिया बैठा है, आप तो देख रहे हैं ना, आपको रिवॉल्वर भी निकाल ले, मैरिज में भी फायर कर दे, तो मीडिया कितना उठाता है इन बातों। और मीडिया का कितना ऑफिसर्स के ऊपर कंट्रोल है, पॉलिटिशियंस के ऊपर कंट्रोल है, आम आदमी के ऊपर कंट्रोल है। मीडिया ट्रायल से गुजरना मोर पेनफुल हो गया देन एक्चुअल जुडिशियल ट्रायल। जी। ये संविधान है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन के तहत मीडिया अपनी बात उठा रहा है, अपनी बात कह रहा है, आपकी बात उठा रहा है। सर, हम शिक्षा की बात कर रहे थे, बहुत सरल और जो आजकल का तरीका है, आपने बताया कि हम नेट पे या मोबाइल्स यूज़ करके सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि संविधान से जुड़ी ऐसी जो खास जानकारियां हैं, जो दिन के एक जो व्यवहार है, एक आम व्यवहार है, जो उससे जुड़ी हुई समस्याएं या उससे जुड़ी हुई कुछ सवाल हैं, उनके जवाब हमारे बच्चों के सिलेबस में भी होने चाहिए, पाठ्यक्रम में भी होने चाहिए? वो है मैडम, नहीं, जो अब अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो चेंज हुआ है ये थोड़ा मैडम, जो लॉ के संबंधित स्टूडेंट्स आते हैं जी, वहाँ तो ये डिटेल में सब्जेक्ट्स हैं जी, थोड़ा प्रिलिमिनरीज कुछ बताया जाता है कि ये आपके संवैधानिक अधिकार हैं, क्योंकि मैट्रिक +1 +2 तक हर चीज़ के बारे में कुछ बेसिक्स ही बताया जाता है, तो ये भी उसमें है। लेकिन आपको तो पता ही है कि अब बच्चों के गुरु माँ बाप और उनके शिक्षक के साथ साथ गूगल गुरु भी बन गए हैं। सही बात। साथ साथ शब्द ठीक है या उनकी जगह बन गए हैं? सर, कोरोना टाइम में कुछ इस चीज़ का कुछ ऐसा हुआ और ज़्यादा, यानी कि यू एग्री विद मी कि उनके जो गुरु हैं जी, वो गूगल गुरु बन गए हैं। वो याहू गुरु, बिंगो गुरु, वो कितने ही गुरु उन्होंने बना लिए हैं, वो बताते भी नहीं है आपको। सही सही। दिस इज हैपनिंग एंड चलिए हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और ये कामना करें कि जिस प्रकार विश्व में एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा, उसी तरह से इस संविधान की उपलब्धियां, इस संविधान की जो नई अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक पहुंचेगी। सकारात्मकता का ये जो भाव है, ये जो विचार है, ये जो सोच है, ये आने वाले समय में हमें बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, हमें समाज को सशक्त करेंगे। जहाँ तक सर ने बताया कि महिलाओं को सबल बनाएंगे, बच्चों को नई राह दिखाएंगे, ऐसी ही कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमें आज के इस दिन पे दी। हमारे बुलावे पे आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स टू ऑल।